नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर एक बार फिर। चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, जितना लोगों ने सोचा था, वो भी चीज़ें क्रॉस हो रही हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि विपक्ष के प्रमुख नेता और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर चेक किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। अरुण गोविल हाथ में राम की तस्वीर लेकर वोट मांगते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाता है, कोई सवाल नहीं। कुछ भी कर लें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, कोई सवाल नहीं किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर बाकायदा चेक किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कल एक इंटरव्यू आया, अब उसको इंटरव्यू कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए, या आप लोग तय कीजिए, जिसमें सवाल पूछने वाला बीच में कुछ नहीं बोलता है। ऐसा लगता है कि सवाल पहले ही दे दिए गए थे, उसके उत्तर पहले से तैयार थे। तो वो इंटरव्यू से ज्यादा एक आलाप था, जिसमें बात करने वाला फैसिलिटेटर था, बात करने वाला किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं करने वाला था। इस तरह से ये चुनाव हो रहा है। बहुत सारी चीजें और भी हैं। हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी हैं। हमने सोचा कि उनसे डिटेल में इन सारी चीजों पर बात किया जाए और पूछा जाए कि हमें और क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए। अशोक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो इसके बाद और क्या उम्मीद की जाए? जिस तरह से राहुल जी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया है, क्या लगता है आपको, क्या क्या प्लानिंग है आगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर, वो प्रस्ताव एक पत्र पे लिखकर चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग ने सिर्फ छापा मारा और हेलीकॉप्टर चेक किया, उसमें पैसे रख के गिनवाए नहीं। ये बहुत बड़ा एहसान राहुल गांधी पे किया, बहुत बड़ा एहसान किया। क्योंकि आपको एक काम करना है, आपको क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठवाना है। ये सरकार की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। लेकिन दूसरे किसी की यदि क्रेडिबिलिटी है, दूसरे की साख है, तो उस साख पे बट्टा लगाओ। और साख पे बट्टा लगाने के लिए इतिहास के साथ खेलो, धर्म के साथ खेलो, एजेंसियों के साथ खेलो, भ्रष्टाचार की बात करो। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो अशोक जी, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं होगी। और कल कितने ताकत से इंसान झूठ बोल सकता है। मतलब हमने बहुत सारे झूठे देखे होंगे, बहुत गपुड़ियां भी देखे हैं, कई जोक्स भी होते हैं, लेकिन ताकत से झूठ बोलने वाला आदमी पहली बार मैंने देखा जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे उन्होंने कहा। तो कल का साक्षात्कार अपने आप में बहुत बड़ा मजाक था। और जहां तक आपने चॉपर की बात की, मुझे लगता है तो आगे पीछे तो बहुत होगा। स्टेज चेक किए जाएंगे, चलते भाषण में राहुल गांधी को रोका जाएगा, वही नोटिस दिया जाएगा कि अभी 5 मिनट पहले आपने एक बात कही, उस पर ऑब्जेक्शन है। क्योंकि ऑब्जेक्शन पहले ही, कई बार तो मुझे लगता है कि भाषण देने के पहले ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाए। आचार संहिता लागू होने के पहले एक नोटिस मिल गया था राहुल गांधी को कि आप ऐसा ऐसा देखिए, ख्याल रखिए। बाकी लोग धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। कोई फिल्म इंडस्ट्री का नचैया आके वो वोट मांगता है। आपने प्रजातंत्र की गरिमा को इतना नीचे गिराया। मैं ये नहीं कहता कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी की तवज्जो नहीं होती या इनकी इज्जत नहीं होती। हर काम वही आदमी कर सकता है जो करे। मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसको चॉपर चलाने नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी यदि चाय ही बेचते तो शायद बहुत आगे जाते, पूरे देश में फ्रेंचाइजी देते, एक बहुत बड़ा रोल मॉडल होता, एक स्टार्टअप बनाते। लेकिन चाय बेचने वाला आदमी जब देश चलाने लगता है, तो वो चाय जैसा देश को बेचना शुरू कर देता है, और वो बेच रहे हैं। फिर जो झूठ बोलना शुरू करता है, फिर झूठ परोसता है। क्योंकि क्या है, मार्केटिंग के लोग हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। एक आपको एक ऐसा सपना दिखाते हैं, ऐसे दुनिया में ले जाते हैं। ये मार्केटिंग के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी को तो आईआईएम में फैकल्टी होना चाहिए। ये बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए कि एग्जाम कैसे दे। उन्होंने आईआईएम में जाकर देखना चाहिए कि मार्केटिंग कैसा करता है। जो चीज नहीं है उसका भी मार्केटिंग हो सकता है। इसका बेहतरीन उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो उसके साथ एक और है कि सिर्फ राहुल जी का ही नहीं चेक हुआ, वहां ममता जी के भतीजे अभिषेक का भी चॉपर चेक हुआ। क्योंकि ये सब विरोधी पक्ष नेता है, काला पैसा इनके पास है। 10 साल में 56 इंच की सीने वाली सरकार थी और विपक्ष काला पैसा इकट्ठा कर रहा था। इनको तो डूब मरना चाहिए। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारे जैसा नाकर्ता कोई नहीं है।
we have utter failed in our administration that the opposition parties could generate black money. बहुत बड़ा ये है, क्योंकि आप काला पैसा ही ढूंढ रहे हैं ना उनकी इसमें, और क्या ढूंढ रहे हैं? राहुल गांधी हथियार तो लेके नहीं जाएंगे। सब जगह जहां से चॉपर उड़ता है वहां सीसीटीवी होते हैं, सारी निगरानियां किसकी है? आप ही की है। आपको सब पता है राहुल गांधी क्या बैग लेके चले। अब 2000 का नोट भी नहीं है कि एक बैग में बहुत, मतलब वो भी आपने डिसकंटिन्यू किया करीब करीब। तो 500 के नोट में आपको कितना आदमी बैग में लेके जाएगा? वो जो बैग राहुल गांधी लेके घूमते हैं, पतला सा लेके चलते हैं। चॉपर तो एयरपोर्ट पे ही रहता है। चॉपर कोई ऐसा थोड़ी है कि घर से गाड़ी की लोड करके लाया और सीधा एयरपोर्ट पे घुसड़ दिया। लेकिन आपको देखना है तो आप 2 सेकंड के अंदर मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद आप उतरने के बाद, खासकर दक्षिण भारत में जहां वजूद है कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का, वहां आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। भाई आप राजनाथ सिंह जी का क्यों नहीं हेलीकॉप्टर चेक करते? चुनाव के टाइम पे कोई कानून के ऊपर नहीं है। बार बार हाईकोर्ट कह रहा है केजरीवाल के मामले में कि कानून सबके लिए एक है, मुख्यमंत्री के लिए अलग नहीं है। तो रक्षा मंत्री के लिए अलग क्यों? गृह मंत्री के लिए अलग क्यों? प्रधानमंत्री के लिए अलग क्यों? प्रधानमंत्री का भी चॉपर चेक कर लेना चाहिए। मजा आता कि 1 2 4 बीजेपी के किसी मंत्री का चॉपर चेक करते। ये तो चॉपर को साफ करने जाएंगे, काज साफ करने, साफ आपका सफाई करने आए थे। इलेक्शन नहीं तो इस कमीशन तरह से जिससे आपकी अपेक्षा है, देखिए अशोक जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, चुनाव आयोग से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन चुका है, चुनाव प्रकोष्ठ, उनसे क्या अपेक्षा है? वो तो ये करेंगे। वो जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। राहुल गांधी बिना कुछ बोले भी उनको नोटिस दे सकते हैं कि बीजेपी ने कहा आपने बोला, हम मान रहे आपने बोला, एक्सप्लेनेशन दीजिए। अरे लेकिन मैंने बोला ही नहीं। अरे मैं बोल रहा हूं बोला, खत्म हो गई बात, हम चुनाव आयोग है। इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। और इसके आगे अगर देखें अशोक जी, इसके आगे अगर अशोक जी देखें तो एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान का कुछ नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ लगातार उनके नेता, कभी अयोध्या में लल्लू सिंह, कभी अनंत हेगड़े, अब अरुण गोविल, जिनको ये नहीं पता था कि मेरठ के क्या मुद्दे हैं, उन्होंने कहा चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव जीत जाए, उसके बाद पता करेंगे मेरठ में क्या मुद्दे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 अरुण गोविल को संविधान भी पूछा जाए, बदल देंगे। अरुण गोविल को संविधान के मायने भी पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे। तो एक बेहतरीन एक्टर है, उन्हें अभी एक किरदार में उतारा है, बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में एक सांसद का किरदार उनको निभाना है। स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डायरेक्शन आता है, सिर्फ उनके भाषण के पहले कोई कान में कहता होगा एक्शन, क्योंकि बगैर एक्शन कहे ये बोलेंगे नहीं। एक छोटी लाइट मोड में बात बता देता हूं, क्योंकि हमेशा अपना बड़ा हेवी डिस्कशन होता है। एक गांव में एक टांगे वाला रेलवे स्टेशन से सवारी को लेकर निकला। हर चौराहे पे वो घोड़े के सामने जाके ठुमका मारता था और फिर चलता था। सवारी ने पूछा, हम लेट हो रहे भैया, तुम क्या नौटंकी कर रहे हो? बोले, साहब ये घोड़ा शादी का है, ये घोड़ी शादी की है। हर चौराहे देखते से रुक जाती है, जब तक उसके सामने ठुमके नहीं लगाओ आगे नहीं चलती। वैसे हमारे सारे एक्टर्स है बेचारे, जब तक एक्शन नहीं बोलो बोलते नहीं, जब तक स्क्रिप्ट नहीं दो, उनको किरदार नहीं बताओ। अब एक एक्ट्रेस को उतारा, कंगना रनावत जी को वहां पे, अब उनको कभी कभी स्क्रिप्ट देना भूल जाती है तो खुद के डायलॉग बोलना शुरू कर देती हो। फिर किसी महामहिम ने, हमारे सेनानी के आजादी के जिन शहादत जिन्होंने दी है, उनको प्रधानमंत्री बना देती है, तो उसका देश आजादी 2014 से बोलती है। जिस सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रही थी उन्हीं का अपमान करती है 2014 में। बोले भाई पहले तो भीख में मिली थी। तो सुभाष चंद्र बोस से लेके तमाम हमारे जितने लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग शहीद हुए जिनका नाम भी नहीं लोगों को मालूम, ये शहादत उन्होंने यूं ही दी। नहीं भैया मरना चाहते, बहुत दिन हो गए, मरे नहीं इसलिए मर रहे हैं, नाम आजादी की इसमें लिख लियो हमारा। इतने दिमाग से पैदल लोग, ये मुझे कई बार हिमाचल, मुझे मंडी के लोगों की दया आती है, कैसे नुमाइंदे उनके सामने हैं जिसको चुनाव जितवाना है। अरुण गोविल अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये सांसद की भूमिका है। बहुत कम लोग हैं जिस सांसद की भूमिका में उतर पाए हैं। हमने कई पत्रकार देखे, हमने कई नेता देखे, कई खिलाड़ी देखे,
क्या हुआ उनका? कितनी सांसद है ऐसे? सनी देओल, पाकिस्तान तक डंका बजता है, लेकिन एक सवाल नहीं पूछ पाए, एक शब्द नहीं बोले पार्लियामेंट में 5 साल में। शत्रुघ्न सिन्हा सारे दुनिया को खामोश कहते रह जाते और खुद ही खामोश हो गए, 5 साल तक एक सवाल नहीं। तो ये उन लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का घोर अपमान है, और ये बार बार अपमान ये राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि इनके पास बैंकरप्सी आ गई है, दिवालिया निकल गया है इनका। हाँ, इनके कांग्रेस पास भी लोग देती रही, नहीं है। बहुत सारे हीरोज को कांग्रेस ने भी दिया टिकट। ये पाप तो अशोक जी कांग्रेस ने शुरू किया। सबसे पहले वो अमिताभ बच्चन को उतारा था हेमावती नंदन बहुगुणा के खिलाफ। कहा बहुगुणा जी का स्टेटस, कहा अमिताभ का स्टेटस। दक्षिण भारत में व्यक्ति पूजा है, लेकिन वो क्रूसेडर है। वहां जो एक्टर्स पॉलिटिशियन बने, उन्होंने बहुत पहले से अपने फैंस क्लब के लिए बहुत कुछ किया। आप दक्षिण में जाके देखिए, रजनीकांत के फैन क्लब है गांव गांव में। उनके लिए रजनीकांत अपने पर्सनल पैसे से एम्बुलेंस भेजता है, उनके स्कूलों की व्यवस्था करता है, उनके पीने की पानी की व्यवस्था करता है। वह एक कल्ट फॉलोइंग है। हमारे इन लोगों ने क्या किया? कंगना राणावत ने क्या क्या किया? सिवाय कांग्रेस को गाली देने का क्या काम किया, मुझे बताइए। अरुण गोविल ने रामायण के बाद करोड़ों रुपए कमाए हर जगह स्टेज शो करके। अरुण गोविल दो गांव बताए, 2 गांव जहां उन्होंने एजुकेशन दिया होगा, बच्चों के लिए किया होगा। सामाजिक दायित्व इन लोगों का है नहीं। ये लोग कैश करते हैं अपने आप को, अपने इमेज को, लोगों में जो लोकप्रियता होती है उसको तो दबा के कैश करते हैं। छोटे शोरूम का उद्घाटन करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। मैंने 1-2 एक्टर देखे, नाना पाटेकर देखा मैंने। एक दिन संयोग से, क्योंकि मैं उनको पहचानता था, और एक दिन संयोग से एक फिल्म शूट के लिए आए थे वो दिल्ली में, और होटल में बैठे थे, उनका फोन आया तो मैं मिलने गया। तो उनको कोई प्रोड्यूसर आया मिलने की, सर एक छोटा रोल है लेकिन आपको करना है, आपके सिवा कोई नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि कौन, मतलब उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे। फिर वो जो प्राइस तय हुई, तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, और उन्होंने एक लाइन से नाम लिखवाना शुरू किए, बाबा आमटे से लेके तमाम संस्थाओं के नाम। इसको इतना दीजिए, इसको इतना दीजिए, इसको इतना दीजिए, इसको इतना दीजिए। और जो मेकअप मैन था दिल्ली का, उसके बहन की शादी थी, बोले बाकी बचा हुआ पैसा इसको दे दीजिए, ये तुम्हारे बहन की शादी का। बोले इन सब लोगों के जब रिसिप्ट आप मेरे सेक्रेटरी को देंगे, वो आपको डेट देगा चुनाव की। आज आत्महत्याग्रस्त किसानों के लिए लाखों करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर नाना पाटेकर उनके बच्चों को पढ़ा रहा है। ऐसा आप काम करिए, लेकिन वो राजनीति में नहीं आना चाहता। उसको कोई भी राजनीति में लाता तो बोलता है नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आपकी लाइन लूंगा, ये जरूरी नहीं पार्लियामेंट में आपके खिलाफ भी बोल सकता हूं। ऐसे कितने लोग हैं इंडस्ट्री में। सलमान खान बहुत चैरिटी करते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लोग समाज पे जीते हैं, दे आर पैरासाइट ऑन दी सोसाइटी जस्ट फॉर बीइंग देयर सेलिब्रिटी स्टेटस। और वो आ गए कैश करने। उनका मैं भाषण सुन रहा था मैडम का, कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में थी, वो इतिहास हो गया, अब मेरा अस्तित्व सिर्फ बीजेपी का है। कितने दिनों का अस्तित्व है बीजेपी का? उस मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के लोग ही नहीं है कि जुम्मा 15 दिन पहले जो जिसका अस्तित्व बीजेपी का हो गया, वो सांसद की उम्मीदवार हो गई। और वहां से कांग्रेस ने भी विक्रमादित्य सिंह को लड़ाया, मजबूत उम्मीदवार है वो, ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार है, वॉकओवर है उनके पास। और समय आ गया है जनता को इन एक्टर्स को बोल देना चाहिए कि आपकी जगह फिल्म इंडस्ट्री में है, वही रहिएगा, वही लेकिन रहेगा हमारा। संविधान बदलने वाली बात है देखिए जो अशोक जी, वो कई संविधान तो महत्वपूर्ण ये लोग भी बदलना कहते है अशोक जी। संविधान के प्रति इनकी जरा भी इज्जत नहीं। जब प्रधानमंत्री दूसरी बार चुनाव जीत के आए थे 2019 में, और जब वो सेंट्रल हॉल में गए थे, जाने के पहले उन्होंने, पहली बार आए तो साष्टांग दंडवत किया था पार्लियामेंट को ही। सेकंड टाइम उन्होंने संविधान के सामने नतमस्तक हुए थे। मेरा भी दिल भर आया था, लेकिन आज उसके मायने समझ में आ गए 5 साल बाद। वो संविधान को नतमस्तक होकर बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा अभी बहुत टाइम हो गया, अब आपका
लॉकअप में जाने का टाइम हो गया, अब आप ठंडे बस्ते में पड़िए, अब देश में चलाऊंगा। जो आदमी सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णय को, संविधान की रक्षा करने वाले निर्णय को यदि कानून लाके उल्टा कर देता है, तो उस आदमी का क्या संविधान में विश्वास? वो कहते कि बाबा साहब आंबेडकर भी आएंगे, तो सब बाबा साहब आंबेडकर आते तो बोलते कि इतने इतने ऐसे ही, मतलब इस टाइप के लोग यदि 75 साल बाद सत्ता में आते, क्योंकि उन्होंने अपने संविधान सभा में जब 26 तारीख को ये अंगीकृत किया गया संविधान सभा ने, और फिर 26 जनवरी 1950 में लागू किया, लोगों ने अपने आप को लोकार्पित किया। 25 तारीख को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन होने के नाते जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने एक डर दिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि कहीं ये संविधान होते हुए भी लोकतांत्रिक तानाशाही इस देश में पैदा न हो। और ये डर मेरा इसलिए है कि व्यक्ति पूजा से ही तानाशाह पैदा होता है। समाज में घोर अशिक्षा और असमानता से तानाशाह पैदा होता है। तो एक तानाशाह को पैदा होने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, वो वर्तमान में सारी मेरे सामने दिखाई दे रही है। इसलिए मुझे डर है इस बात का। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 तारीख को एक बात कही थी कि हमारा संविधान विश्व का शायद सबसे बेहतरीन संविधान है, लेकिन सबसे बेहतरीन संविधान होना मायना नहीं रखते। यदि गुणी लोग संसद में बैठेंगे तो ये संविधान ही देश को कहीं के कहीं ले जाएगा, और यदि अवगुणी लोग संसद में बैठे तो इस बेहतरीन संविधान को भी वो कूड़ा कचरा कर देंगे। और वही हो गया है। अनपढ़, गवार, सपने दिखाने वाले लोग जब बैठते हैं, क्रिमिनल, सदाचारी, छोड़िए व्याभिचारी और भ्रष्टाचारी लोग जब सदन में बैठेंगे, करोड़पति लोग सदन में बैठेंगे, तो वो आम आदमी की नुमाइंदगी करेंगे या उद्योगपति, करोड़पति की नुमाइंदगी करेंगे, ये देखना है। मैं बीजेपी को बुरा नहीं मानता। जी कंटिन्यू मैं इस बीजेपी में भी मैंने अशोक जी जब खुशाबू ठाकरे अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में पहली बार सरकार बनी थी बीजेपी, खुशाबू ठाकरे के देहांत के बाद जब खुशाबू ठाकरे के भतीजे आए तो उनको देख के आंखों में पानी आया था। बाथरूम चप्पल वो भी सिली हुई पैरों में, पैंट जिसको बड़े बड़े पैचेस लगे हुए हैं, फटी हुई पैंट, और ऐसे उकड़ू बैठे हुए थे बटमैले कपड़ों के साथ। किसी ने कहा कि अरे ठाकरे जी के परिवार से कुछ लोग आए, कहाँ हैं? तो बोले ये नीचे बैठे हैं। ठाकरे जी ने वो जिंदगी, क्योंकि वहां पे भी संस्कारी लोग थे, मैं ऐसा नहीं बात, हर राजनीतिक दल में अच्छे लोग हैं, हर राजनीतिक दल में, लेकिन अब तानाशाही प्रवृत्ति हावी होती है तो ये वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, सारी संस्थाएं अपनी गुलाम बना के रखी है। और जो स्तंभ 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसमें विधायिका तो इन्होंने पूरी हाईजैक कर ली, वहां तो कोई बोलने को तैयार नहीं, सारे कव्वाल बैठे हैं, 2 गाते हैं और बाकी सब ताली बजाते हैं। और कार्य प्रणाली में, इसमें सारे लोग सिर्फ यस मैन बने हुए, कोई नहीं बताना पाता। जबकि कार्यपालिका एक काम था कि विधायिका यदि कुछ गलत काम करे तो पहले कार्यपालिका उनको बताती है कि कानूनन ये ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा चाहिए। उसके बाद भी नेता आमादा हो जाए और वो कर दे तो फिर न्यायपालिका फटकार लगाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के, चलो कैंसिल कर दो। यहां तो न्यायपालिका की लगाई हुई फटकार को भी रद्दी के टोकरी में डाला जाता है और फिर बोला जाता है। कितना, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या झूठ बोले प्रधानमंत्री जी। इस सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल है सर इलेक्टोरल बॉन्ड। ये एक्सटॉर्शन मनी का स्कैंडल है, ये फिरौती वसूल करने वाला काम था, ये काले पैसे को जन्म देने वाला काम था। और प्रधानमंत्री कहते कि मैं ट्रांसपेरेंसी लेके आया था। कौन सी ट्रांसपेरेंसी लेके आया था?
आपने जब इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया तभी क्यों नहीं कहा कि लेने वाला भी बताएगा किसको दिए और लेने वाला भी बताएगा किससे लिए? 30 क्यों सितंबर को 30 सितंबर को अशोक जी बाकायदा कोर्ट में जो महाधिवक्ता हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनका कहा हुआ है, सारे अखबारों में छपा था कि जनता को ये जानने का हक नहीं है कि पॉलिटिकल नहीं है? फंडिंग कहां से होती है, किसको आती है। ये खुद उन्होंने कहा था, उनके अटॉर्नी जनरल ने, या हम या अशोक कुमार उसके खरे नहीं बाद कह जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दे हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, तो अटॉर्नी रहे। जनरल साहब ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्टिव, इट शुड नॉट बी क्लब विद दिस। लेकिन फिर सर्वोच्च न्यायालय ने माना नहीं। उसके पहले 2017 के बजट के समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कॉन्फिडेंशियलिटी हमने इसलिए रखी कि देने वाले पे आंच नहीं आए, उद्योग जगत पैसा देने के लिए सामने आए। प्रधानमंत्री कहते कि मैंने काला पैसा आने नहीं दिया, तो फिर वो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट क्यों किया, जिसमें कंपनीज एक्ट ये कहती है कि वही राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है कंपनी जो 3 साल लगातार नफा कमाए, प्रॉफिट में रहे, और अपने और उसका प्रॉफिट भी के मात्र 7.5%। 7.5% पैसा ही वो दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्यों क्लॉज निकाला आपने? उसके बाद प्रधानमंत्री बताएं कि जिन कंपनियों का प्रॉफिट ही नहीं है, जिन कंपनियों की वर्थ उतनी नहीं है, जिस कंपनी का टर्नओवर भी नहीं है, उसने अपने वर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा चंदा कहां से दिया? ये पैसा आया कहां से? कोई कंपनियों का माय बाप नहीं, पैसा आया कहां से? विदेशी कंपनियां क्यों बॉन्ड खरीद रही थी? प्रधानमंत्री कहते 3,000 में 3,000 कंपनियों संशोधन ने किया बॉन्ड गया उसके खरीदे। लिए। हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि 3,000 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे, 26 कंपनियों पे एक्शन हुई थी, 13 कंपनियों ने तो एक्शन होने के बाद बॉन्ड खरीदे। इतना 13 कंपनियों ने जो खरीदे किसको दिए ये भी तो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी बोलते कि उन 13 कंपनियों ने बीजेपी को दिए और उसके बाद हमने उनकी कार्यवाही रोक दी। दिल्ली का शराब घोटाला सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? बीजेपी ने कमाया। शराब घोटाले के जेल में जो लोग थे उनको बाहर किसने करवाया? बीजेपी ने करवाया, चंदा लेके। फार्मा कंपनी जिनकी मेडिकल, जिनकी दवाइयां फेल हो गई, वो आज भी दवाइयां बेच रहे हैं क्योंकि चंदा दिया उन्होंने। जो सत्ता में था अशोक जी, उन्होंने इस गंगा में हाथ धो दिया। चाहे ममता जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे स्टैलिन हो, चाहे नवीन पटनायक हो, जो जो लोग सत्ता में थे सबने हाथ धो लिए। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री भी झूठ बोले कि हमको तो सिर्फ 37% मिला। 37 नहीं सर, 47.5% मिला, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनके डिग्री में शायद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, व्यापारी हूं। व्यापार में तो उनका इतना तो हिसाब पक्के पक्के होने चाहिए प्रधानमंत्री जी। कि 47, 47.5% किसको कहते हैं, 37% किसको कहते हैं, उनको पता है। लेकिन झूठ बोलना अनिवार्यता है उनकी, मजबूरी है। इसके पहले गृह मंत्री ने कहा था कि 20,000 के बॉन्ड आ गए, उसमें से तो हमको 6,000 के मिले, 14,000 तो विपक्ष को गए। आंकड़ा बढ़ा दिया उन्होंने। मतलब आप कुछ भी बोलते रहेंगे और ताकत से बोलते रहेंगे। वो कह रहे थे कि इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आने के पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं था। क्यों नहीं था? ये तमाम जो कानून आपने अमेंड किए थे, क्यों किए? ये कानून थे, आपको तकलीफ हो रही थी। उसमें 20,000 रुपए से ज्यादा जो भी डोनेशन देगा, राजनीतिक दलों को बताना था। राजनीतिक दलों का इनकम टैक्स में ऑडिट होता है। कांग्रेस इनकम टैक्स के नोटिस झेल रहा है, तो इनकम टैक्स पूछता है पैसा कहां से आया, बताना पड़ता है। डोनेशन दिया, किसने दिया, ये बताना पड़ता है। सारी चीजें थी। प्रधानमंत्री इस देश की जनता को मूर्ख बन, क्या हो गया? चोरी पकड़ी गई सर। चोरी पकड़ने के बाद फिर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चौकीदार बन गए। मुझे फिर एक फिल्म का, अजय देवगन की फिल्म का एक सीन याद आता है। जॉनी लीवर का किरदार है उसमें, जॉनी लीवर है।
पुलिस रेड लाइट एरिया में रेड करती है, लोगों को पकड़ के थाने ले जाती है, वहां जॉनी लीवर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन थाने में जॉनी लीवर जाने के बाद जोर जोर से लेक्चर देने लगते हैं। मैं आपको कह रहा था, वो बहनें हैं, हमारी समाज की बहनें हैं, वहां जाना नहीं चाहिए। तो पुलिस वाला बोलता तू उधर खड़ा रहे। बोले नहीं सर, मैं समाज सेवी हूं, मैं कोठों पे जा जाके इन लोगों को काउंसलिंग करता हूं। तो उधर से बड़ा अधिकारी आता है, बोलता है ऐसे काउंसिलर मैं रोज पकड़ता हूं वहां कोठे पे, मारो इसको, उतारो इसके कपड़े। और फिर वो पत्ते वत्ते पहन के पेड़ के पेड़ डालियां वालियां शरीर पे लेके जाता है, पीछे बकरियां लगती है। ये वो कॉमेडी सीन है। ये ऐसे ही लोग हैं, पकड़े जाने पे ये समाज सेवी बनते हैं। अच्छा अशोक जी, मैंने भी दुनिया भर का इतिहास देखा है कि एक अति का पॉइंट होता है, वहां पहुंचता है और उसके बाद जितना ज्यादा मजबूत तानाशाह होता है, जितना उसकी पार्टी और बाकी सब उसके आसपास खड़ा होता है, उतना ही तेजी से वो अकेले पड़ना भी शुरू होता है। हमारे यहाँ भी चीजें एक लेवल तक पहुंचती दिख रही हैं। मैं बहुत आराम से आपका आंसर चाहूंगा कि आगे आप क्या देख रहे हैं। चुनाव है, चुनाव के बाद कोई ना कोई सरकार बनेगी, ये चीजें चलती रहेंगी, क्या आप देख पा रहे हैं भविष्य फिलहाल? देखिए सर, मैं अभी विदर्भ गया, छत्तीसगढ़ गया, मैं अभी कल ही लौटा हूं। सेंटिमेंट्स बहुत खराब है, पूरे देश में लोगों से बात हो रही है लगातार, 200 के पार भी आंकड़ा मुश्किल लग रहा है। हर राज्य में इन एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहे, मेरी गारंटी मेरी गारंटी। प्रधानमंत्री जी को खुद की भी गारंटी नहीं। यदि खुद की गारंटी होती तो फिर राहुल गांधी के चौपर पे छापे नहीं पड़ते। बिल्कुल, वो बोल देते कि मेरे को 400 पार मिल रही है, राहुल कितना भी पैसा बांटे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उसको बड़ा चॉपर दे दो, तो एक चॉपर एक्स्ट्रा दे दो पैसे लेने के लिए। ये होता है आदमी का आत्मविश्वास। जब आत्मविश्वास नहीं है तो आप बार बार राम मंदिर को ला रहे हैं, आप बार बार अंबेडकर जी को ला रहे हैं। उन्होंने एक जगह कहा कि अंबेडकर जी, महाराष्ट्र में कहा उन्होंने कि अंबेडकर जी मुझे आशीर्वाद देंगे जहां भी होते होंगे, क्योंकि अंबेडकर जी को ये खुशी होगी कि हमने 370 धारा हटाकर पूरे देश में संविधान लागू किया। इसके पहले सिर्फ 70% देश में संविधान लागू था। वो 30% एरिया कौन सा था ये तो बताएंगे नहीं, क्योंकि हमेशा बढ़ चढ़ के बताते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी को भारत रत्न हमने दिया। अब अशोक जी, आज मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी को अंबेडकर वंदनीय है या नहीं है, यह प्रधानमंत्री जी बताएं। प्रधानमंत्री जी को कौन से अंबेडकर चाहिए? दलितों के नेता अंबेडकर चाहिए जो दलित उनको भगवान मानता है, या अंबेडकर टोटलिटी में चाहिए? यदि अंबेडकर पूरे चाहिए आपको और अंबेडकर को आपने भारत रत्न दिया, तो आप इस बात को नकार नहीं सकते कि दीक्षा भूमि पे जब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकारा तो 22 प्रतिज्ञाएं करवाई। बिल्कुल, 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ना मैं मानूंगा ना पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, राम और श्री कृष्ण को मैं अवतार नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, ना उनकी पूजा करूंगा। तीसरी, गौरी गणपति जैसे तमाम हिंदू के देवी देवताओं की नहीं मैं मानूंगा ना पूजा करूंगा। आवाज नहीं आ रही। चौथा, मैं किसी ब्राह्मण से कोई कर्मकांड नहीं करवाऊंगा। पांचवा, मैं भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर अवतार लेता है, इस थ्योरी को ही मैं नहीं मानता। जिस अंबेडकर ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, लोगों को शपथ दिलवाई कि वो राम की पूजा नहीं करेंगे, उस राम को आपने भारत रत्न दिया, उस अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया, तो आपको फिर टोटलिटी में अंबेडकर लेना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि अंबेडकर की वो निजी बात थी, धर्म में आस्था। तो जो लोग, जब उन्हें इनविटेशन दिया गया रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, वो नहीं आए तो वो धर्म विरोधी कैसे हो गए? जो लोग राम मंदिर में प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं गए, वो राम विरोधी और धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी कैसे हो गए? और यदि वो राम विरोधी है, धर्म विरोधी है,
भारतीय राष्ट्रीयता के खिलाफ है, तो फिर आंबेडकर जी क्या है? क्या आंबेडकर जी को दिया हुआ भारत रत्न वापस लेने की ताकत है आप में? आप मुखौटा लेके चलते हैं। आंबेडकर जी आपके लिए मात्र चुनावी एटीएम है। बाबा साहब का महिमा मंडन आप तब करते जब आप बाबा साहब के अनुयायी को मतदान मांगते हैं। इसलिए बाबा साहब को हमने भारत रत्न दिया, इसका क्रेडिट लेना चाहती, इस बात को कैश करना चाहती। तो फिर बाबा साहब की इस 22 प्रतिज्ञा में से आप सहमत है या नहीं है, ये बताइए। और बाबा साहब ने राम के अस्तित्व को ही मानने को नकार दिया। वो बाबा साहब आपके पूजनीय कैसे हो सकते हैं? ये सवाल है। दलित बंधुओं को भी ये देखना होगा, क्या राम के नाम पर बाबा साहब को राष्ट्रद्रोही घोषित करेंगे? यदि राष्ट्र प्रेम, हिंदुत्व और भारतीय अस्मिता और संस्कृति ये मात्र राम पूजा में ही है, तो बाबा साहब आंबेडकर तो ये किसी कसौटी पे खड़े नहीं उतरते। तो आंबेडकर इनके लिए क्या है, ये बताएं। फिर आंबेडकर जी के बारे में बताएं, खुल के बताएं, क्योंकि आंबेडकर इनके लिए एटीएम है। ये कोई पूजा वूजा नहीं करते आंबेडकर की, नहीं मानते, मन ही मन में गाली देते होंगे, क्योंकि ये राम भक्त है। और कोई भी राम भक्त आंबेडकर जी की इस बात को कैसा सहन करेगा? ये अवतार है ही नहीं भगवान का और हम मानते नहीं इनको। तो फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने तो बहुत छोटा अपराध किया। उन्हें तो ये नहीं कहा हम नहीं मानते, उन्हें कहा सरकारी आयोजन है या आपका पार्टी का आयोजन है, हमें जब बुलाए, हमें जब पूजा करने के लिए जाना होगा जाएंगे। चारों शंकराचार्य नहीं आए तो वो भी कांग्रेस जैसे अधर्मी हो गए। अब शंकराचार्य को धर्म सिखाने वाले ये महामहिम बड़े शंकराचार्य आ गए। मंडलेश्वर भी शंकराचार्य के नीचे हो जाते हैं जी। तो कुल मिलाकर इनके लिए धर्म, राजनीति, राम ये सब चुनावी जुमले हैं। राम ये पूजा करने की वस्तु नहीं। राम जीवन में आचरण में लाने की चीज। राम के जैसा 1% भी जिंदगी जिए आदमी तो समाज का भला हो जाता है। राम होना बहुत कठिन है सर। राम की किसी भी एक चीज का भी अनुकरण करने में जिंदगी निकल जाएगी। ठीक बात है। राम का नाम लेके रोज अपमानित करने से अच्छा है राम ने अब इनको राम राम कर देनी चाहिए। जैसे बजरंग बली ने गदा घुमाई थी कर्नाटक में। और ये सारा फ्रस्ट्रेशन इसलिए है, अपना खुद का इंटरव्यू करवा के रिलीज करना, सवाल ऐसे पूछना। मैंने पहली बार सर मैंने तो कहा या तो इनको एक्टर लगता है जो आम चूस के खाते, काट के खाते, और उससे भी निचले स्तर का इंटरव्यू कल का था। बिल्कुल, क्योंकि सवाल जवाब, सवालों पे प्रतिप्रश्न न हो, प्रश्न पे प्रतिप्रश्न न हो। संसद में भी सप्लीमेंट पूछने का अधिकार होता है। बिल्कुल। मैं तो आज भी कहता हूं भाई, हमारा स्मिता प्रकाश जी जैसा इतना बड़ा ये नहीं है, क्या है वो INA, कौन सी जो एजेंसी होती है, लेकिन हम दोनों अशोक में से किसी को भी बिठाए। बिल्कुल। और आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट दे, हम तो ज्यादा टाइम में 10 मिनट दे सिर्फ हमको। तो सब्जेक्ट आप चूज करें, आप राम चूज करें, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड चूज करें, आप भ्रष्टाचार यूज करें, आप विकास यूज करें। ये किसी भी सब्जेक्ट से 10 मिनट। कश्मीर भी चूज कर सकते हैं। अरे कोई भी सर, कोई भी बात जी, कोई भी बात जो प्रधानमंत्री के मन में आए, प्रधानमंत्री वो विषय हमको दे, सिर्फ 10 मिनट। लेकिन एक परमिशन चाहिए, प्रधानमंत्री के उत्तर पे सवाल पूछने का अधिकार चाहिए। क्योंकि झूठ तभी पकड़ाया जाता है जब प्रतिप्रश्न होता है। बिल्कुल, वरना तो एक आलाप होता है। आलाप ही था कल, और क्या था।
विपक्ष के नाम पे विलाप तो था और स्वयंभू अलाप था। ठीक बात है। अच्छा दिया आपने इसको। राम का जिक्र कर रहे थे अशोक वानखेड़े जी, और चूंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, घाघरा नदी, सरयू नदी जिसको कहते हैं, वो बगल से बहती हैं। तो राम का जो चरित्र समाज में, लोक में है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यानी एक ऐसा पुरुष जिसने मर्यादाओं को निभाने के लिए हर तरह का बलिदान दिया, हर तरह की परेशानी सही। अब उसमें उनकी आलोचनाएं भी हो सकती हैं, होती हैं। मजेदार बात तो यह है कि यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्री अपनी आलोचना से बचते हैं, वहां राम कभी आलोचना से अपने नहीं बचे। हमारे यहाँ लोक में राम की भी आलोचना होती है, और ऐसे लोगों को न तो रामद्रोही कहा जाता है, न धर्मद्रोही कहा जाता है, और देश का दुश्मन तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है। अब जो स्थितियां जिस तरह की बनी हैं, मतलब मेरे लिए राहुल गांधी के चॉपर का चेक होना एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना ये इसलिए है क्योंकि पुलिस स्टेट की तरफ सीधा सीधा बढ़ता हुआ कदम है। इसके पहले बहुत कुछ हो चुका है, नया कुछ नहीं है। अब आगे क्या क्या होगा देखने वाला है, लेकिन इन सबके बीच लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये भी इशारा कर रही हैं कि 200 पार वाकई मुश्किल है। ना तो अशोक जी भविष्यवक्ता है, ना तो मैं भविष्यवक्ता हूं कि सीटों का नंबर बताऊं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें यह कहना बहुत मुश्किल है कि 400 पार का जो जुमला है उसके आसपास पहुंचने का भी कोई खुद कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री के अंदर है कि नहीं है। और जिस तरह की हरकतें लगातार विपक्ष के खिलाफ हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गड़बड़ है। अब जीते हारे कोई भी चुनाव है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जो अगर बची रहती है तो जनता के लिए बहुत काम की होती है। अगर वो नहीं बचेगा तो चुनाव का, जीत का, हार का किसी का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। तो हमारी हमारी चिंता लोकतंत्र को लेकर है, हमारी चिंता संविधान को लेकर है, और इसीलिए इस तरह के मुद्दों पर हम लगातार बातचीत करते रहते हैं, रिस्क उठाकर भी बोलते रहते हैं। आप अगर लगता है कि हमारी बातें जरूरी हैं तो इनको दूर तक पहुंचाइए। लोकतंत्र बचेगा तो आप बचेंगे और हम भी बचेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।